फिर भी अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी भी हमारा बिहार बीमारू राज्य के रूप में माना जाता है। एक भी इंडस्ट्री 17 साल में नीतीश जी नहीं लगा पाए हैं। सबसे बड़ा उनका विफलता है कि जब तक आप युवाओं को रोजगार नहीं दीजिएगा, इंडस्ट्री को नहीं अपने क्षेत्र में मंगाइएगा, राज्य में डेवलप नहीं कीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कीजिएगा, आपको जन समर्थन नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है, आज हर बैच में स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं, लेकिन कोई रोजगार की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। हर सेशन में लाखों युवा पास हो रहे हैं, लेकिन देखिए कोई पकौड़ा बेच रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, क्योंकि एक भी इंडस्ट्री नहीं है। आप डेवलप स्टेट कंपेयर कीजिए, कर्नाटक या आप गुजरात चले जाइए। हम गुजरात में कुछ दिन रहे हैं, मतलब हर 1 किलोमीटर पे एक इंडस्ट्री है। बड़ौदा आप चले जाइए, जामनगर चले जाइए, रिफाइनरी लगी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ कहीं दूर दूर तक इंडस्ट्री नहीं है। केवल मैदान है, तालाब है, पानी है। इससे क्या होगा सर? सारे हमारे रोजगार जो है दूसरे स्टेट में जाके मजदूरों का काम कर रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है। आपका जो अच्छा यूथ है, जो टैलेंटेड है, वो भी बाहर जाके वो कर रहा है। आपके रेवेन्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो इससे सबसे बड़ी चीज़ आपको रोजगार जनरेट करना पड़ेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। देश के माननीय गृह मंत्री का लगातार दौरा हो रहा है बिहार में। क्या लगता है कि जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी विपक्ष को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? नहीं, देखिए मेरा मानना है, अभी जो राजनीतिक स्थिति है, जब तक सारे विपक्षी नेता उनको नहीं मानेंगे, पहले अपना नेता सेलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद फिर मोदी जी के अगेंस्ट में जो कैंपेन करना है। लेकिन अभी तक तो कोई एक दूसरे को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कभी किसी और को सपोर्ट मिलता है तो इनको नहीं मिलता है। नीतीश जी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, हमको नहीं लगता वो इसमें सफल होंगे। लास्ट में जीत मोदी जी की होनी है। क्या केवल बिहार से ही, बिहार के 40 लोकसभा सीटों से ही वो दिल्ली की गद्दी तक पहुंच जाएंगे? यही तो मानने वाली चीज़ है ना। ऐसा संभव नहीं दिखता है। ठीक है, बिहार में उन्होंने 17 साल तक शासन किया और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उनकी पार्टी अपने दम पे चुनाव जीत के नहीं आई है। इसीलिए जब बिहार में ही उनका पूर्ण समर्थन नहीं है, तो आप कैसे ये उम्मीद करते हैं कि वो पूरे देश में अच्छे नंबर ला पाएंगे? इसलिए हमको नहीं लगता कि कहीं दूर दूर तक वो चैलेंज कर रहे हैं मोदी जी को। बशर्ते कि सारे अपोजिशन लीडर मिल के एक मत से उनको अभी चुन लें, और अभी एक लंबा समय है, 1 वर्ष तक उसके लिए तैयारी करें, तब थोड़ा बहुत वो नज़दीक पहुंच सकते हैं। ऐसे तो दूर दूर तक कोई हमको संभावना नहीं लगती। जिस हिसाब से सत्ताधारी दल एनडीए जमीनी स्तर पे, बूथ लेवल, कार्यकर्ता लेवल की रणनीति अपनाती है, क्षेत्रों में काम कर रही है, आपको लगता है कि विपक्ष उस हिसाब से एक्टिव है? तो सर, इसीलिए मेरा मानना है, देखिए मोदी जी अभी चूँकि मेजॉरिटी में है और फुल सपोर्ट है, उनको 330 सीट आया था, तो उनके पास साम दंड भेद सारा साधन मौजूद है। सत्ता भी है उनका, सब जगह लीडर लोग हैं, और वो ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट पे काम करते हैं। हमेशा निचले स्तर के कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करते हैं, और जिससे उनको जन जन का समर्थन मिलता है। आप खुद देखिए उनका कितना बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है, जो वर्ल्ड में वो नंबर 1 लीडर है। तो अभी जो परिस्थिति है उसमें, जब तक हम आपको फिर बोले कि जब तक सारे अपोजिशन लीडर एक उनके अगेंस्ट में मुखड़ा नहीं खड़ा करेंगे, तब तक हमको ये संभावना नहीं लगता है कि उनको कहीं भी मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे। नीतीश कुमार जी ईमानदार छवि के नेता हैं, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? हाँ, ये इत्तेफाक है। हमने भी उनका शासन देखा है, और बिहार में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग भी देख रहे हैं, काफ़ी सुधार है, लॉ एंड ऑर्डर भी लाइन पे आ गया है। लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी भी हमारा बिहार बीमारू राज्य के रूप में माना जाता है। एक भी इंडस्ट्री 17 साल में नीतीश जी नहीं लगा पाए हैं। सबसे बड़ा उनका विफलता है कि जब तक आप युवाओं को रोजगार नहीं दीजिएगा, इंडस्ट्री को नहीं अपने क्षेत्र में मंगाइएगा, राज्य में डेवलप नहीं कीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कीजिएगा, आपको जन समर्थन नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है, आज हर बैच में स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं, लेकिन कोई रोजगार की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। हर सेशन में लाखों युवा पास हो रहे हैं, लेकिन देखिए कोई पकौड़ा बेच रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, क्योंकि एक भी इंडस्ट्री नहीं है। आप डेवलप स्टेट कंपेयर कीजिए, कर्नाटक या आप गुजरात चले जाइए। हम गुजरात में कुछ दिन रहे हैं, मतलब हर 1 किलोमीटर पे एक इंडस्ट्री है। बड़ौदा आप चले जाइए, जामनगर चले जाइए, रिफाइनरी लगी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ कहीं दूर दूर तक इंडस्ट्री नहीं है। केवल मैदान है, तालाब है, पानी है। इससे क्या होगा सर? सारे हमारे रोजगार जो है दूसरे स्टेट में जाके मजदूरों का काम कर रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है। आपका जो अच्छा यूथ है, जो टैलेंटेड है, वो भी बाहर जाके वो कर रहा है। आपके रेवेन्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो इससे सबसे बड़ी चीज़ आपको रोजगार जनरेट करना पड़ेगा। जो यूथ हैं उनका पलायन हो रहा है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। पलायन जो है
दो प्रकार का पलायन है। ये सवाल मैं बिहार की जनता और बिहार के माननीय से भी पूछूंगा और पूछना चाहता हूं कि बिहार में जो पलायन है, एक पलायन की बात तो होती है रोजगार वाले पलायन, एक और पलायन है जो शिक्षा को लेकर पलायन है, और ये बहुत बड़े स्तर पे है। कहीं ना कहीं इसका ग्राफ जो है उससे अधिक है, लेकिन ये दिखता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। एक इंटरव्यू मैंने देखा था जिसमें डॉक्टर अजय आलोक जी ने किसी चैनल को इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पलायन दो प्रकार का हो रहा है, एक रोजगार वाला पलायन, एक शैक्षणिक पलायन। रोजगार वाला पलायन सभी लोग जानते हैं, प्रदेश के लोग। जो शिक्षा वाला पलायन है, बिहार में प्रतिभा बहुत है, इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आज से नहीं, शुरू से ये प्रतिभावानों की और बुद्धिमत्ता का केंद्र रहा है। चाणक्य कौटिल्य यहीं के थे। जी, इसका साक्षात एग्जाम्पल है हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी। जी, वैशाली में सबसे पहले डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। जी, सब कुछ तो बिहार ने ही दिया है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को भी ये लोग सुदृढ़ नहीं कर पाए। प्राइमरी चीज़ है, आप अभी दिल्ली का एग्जांपल देखिए, वहाँ का ये मोहल्ला क्लिनिक कितना फेमस हो रहा है और उसमें मुफ्त इलाज होता है गरीबों का। तो सबसे चीज़ आप प्राइमरी बेसिक चीज़ मेडिकल, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीन चीज़ को अगर आप टच करेंगे और डेवलप करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको वोट में कन्वर्ट होगा और आप बार बार रीइलेक्ट होके आएंगे। लेकिन क्या कारण रहा कि 17 साल से इस पर कभी इनका फोकस ही नहीं रहा। ठीक है, आप डेवलप कीजिए, पुल बनाइए, रोड बनाइए, लेकिन सर इसके लिए तो आपको पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? शिक्षा का इंस्टीट्यूट बनेगा तब वहाँ से आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट दीजिएगा, कारखाना बैठेगा तो आपका उत्पाद बाहर जाएगा, एक्सपोर्ट होगा। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा शिक्षा का, जो लड़के यहाँ से कोटा जाते हैं, लोग जाते हैं दिल्ली में, सर कोटा वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं। यहाँ के जो पढ़ाने वाले अध्यापक वो भी कोटा जाते हैं, जहाँ उनको अच्छा पैकेज मिलता है तो उनका भी माइग्रेट हो रहा है। ये भी बहुत लोग नहीं हाईलाइट करेंगे। जहाँ आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा वहाँ जाके पढ़ाइएगा। अगर कोटा को हम लोग पटना में ही कोई डेवलप करें तो यहाँ भी ये लोग पढ़ सकते हैं वही चीज़। यहाँ तो एक से एक बुद्धिमान लोग हैं। आप सुपर 30 का एग्जाम्पल मिस्टर आनंद कुमार को देख लीजिए, उसकी कमी नहीं है हमारे पास टीचरों की। बहुत अच्छी बात आपने कही है, सुपर 30। और जो चीज़ें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोटा में है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चीज़ें यहाँ पटना में क्यों नहीं की जा सकती है? बेटर टैलेंट माइंड है सर। जब यहीं का टैलेंट, यहीं की विधा दूसरे प्रांतों में जाकर, अन्य प्रदेशों में जाकर वहाँ अपने काबिलियत का लोहा मनवा रहा है, वहाँ के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो क्या वो चीज़ें जो है बिहार में नहीं हो सकती? मैं अपने वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सभी से अपील करना चाहूँगा। चुनाव राजनीति एक अलग चीज़ है, अलग पहलू है, लेकिन इतिहास आपको तभी याद रखेगा जब आप अपने देश के लिए, आप अपने प्रदेश के लिए, आप अपने क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा करें कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ ले सके। जो लोग यहाँ से अन्य प्रांतों में जाकर, जैसे कोटा में, दिल्ली में, मुखर्जी नगर में जाकर कोचिंग करते हैं, विद्यार्थी भी यहीं के, अध्यापक भी यहीं के, और वो कहीं और जाके डेरा डाले हुए हैं और वहाँ पढ़ा रहे हैं और वहाँ से लड़के निकल रहे हैं। नाम किसका हो रहा है? वहाँ के कोचिंग वालों का। रोजगार वहाँ किसको मिल रहा है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को वहाँ रोजगार हो रहा है। जो ठेला लगाया है, जो राशन का दुकान है, इतना 2-2, 2.5 फुट का रूम है मुखर्जी नगर में, और कितना 10-10 हज़ार रुपया लोग दे रहे हैं। और जितने पढ़ने वाले लोग हैं, कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं है, कोई नहीं है सर। कोई खेत में काम कर रहा है, कोई ऐसे ही ठेला लगा रहा है। ये ठेला लगाने वाला भाई कोई जमीन बेच के, कोई मजदूरी करके बिहार से बाहर अन्य प्रांतों में अपने बच्चों को भेज रहा है, पढ़ा रहा है। एक उम्मीद है कि हमारा बेटा भी आईएएस बनेगा, हमारा बेटा भी यूपीएससी क्लियर करेगा, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो वो जो चीज़ें अन्य प्रांतों में हो रही हैं, यहीं के लोग जाके पढ़ भी रहे हैं, यहीं के लोग जाके पढ़ा भी रहे हैं, तो वो चीज़ें बिहार में क्यों नहीं हो सकती है? एक सकारात्मक चीज़ जो है, एक सकारात्मक कदम क्यों न उठाया जाए? मान लीजिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इस प्रदेश के विकास में काफ़ी समय दिया है, सत्ता पे काफ़ी समय से रहे हैं। एक नैतिकता बनती है कि आप बिहार के लोगों के लिए कुछ ऐसा करें ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करे, बदलाव आए। जो माइग्रेशन हो रहा है,
सब रुके रोजगार के लिए के यहाँ से जो और talented शिक्षा के लोग हैं, वो लिए। यहीं रुके और आपका स्टेट डेवलप हो और जो बेनिफिट दूसरे स्टेट को मिल रहा है वो आपको मिले, तो आपका स्टेट ऑटोमेटिकली सबसे तेजी से विकास करने वाले प्रदेशों में आगे होगा और आपकी जीडीपी उसी की रफ्तार से बढ़ेगी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती समय दिया, आपने अपने अमूल्य विचार दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए। इसी प्रकार छात्रों के मुद्दे, रोजगार का मुद्दा, राजनीतिक मुद्दे, जन सरोकार के मुद्दे हम उठाते रहेंगे। जनता की बात को सरकार तक और सरकार की बात को जनता तक एक सही माध्यम से शालीनता के साथ हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम सब मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम सभी का योगदान होगा, आपका भी, हमारा भी, सरकार का भी। जुड़े रहिए, देखते रहिए वेब समाचार 24/7। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। जय हिंद, जय बिहार।